नमस्कार। आप लोगों का स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज दिनांक 2/3/2023 यानी कि 2 मार्च 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत टीचिंग सब्जेक्ट के डी ग्रुप के तीनों विषय हुए हैं। 112 D1, D2, D3 कॉमर्स, सिविक्स और होम साइंस। आइए हम लोगों का जो सब्जेक्ट आज पहले सिविक्स के आंसर की को देखते हैं। पेपर आईडी था 8750। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं जो 40 प्रश्न बनाया था और पिछले 4-5 वीडियो जो बनाया था, अगर आप देखे होंगे तो 100% पूरा का पूरा प्रश्न वहीं से मिला है। आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रुप 2 में दिया हुआ है EDU BEd 112, D2 सिविक्स। यहाँ पे देखिए EDU BEd तो ठीक दिया है, लेकिन जो फ्रंट पेज पे हम लोग देखे थे यहाँ पे देखिए जो BEd लिखा हुआ है, EDU BEd यहाँ पे फुल दिया है, लेकिन यहाँ पे BEd जो लिखना चाहिए था ED यहाँ पे साइलेंट होना चाहिए, लेकिन छोटा मतलब साइलेंट नहीं इसको कर सकते हैं, इसको स्मॉल डी होना चाहिए। लेकिन चलिए जो छप गया उससे बहुत दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना देखें। पहला प्रश्न पूछा गया था कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में विद्यालय प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न मैं बनाया था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात किया था, सह पाठ आधारित गतिविधियां करने की बात मैं किया था। यही प्रश्न थोड़ा सा इधर करके विद्यालय प्रदर्शनी पूछ दिया था। तो आप सभी इसे आसानी से तैयार किए होंगे, आपका सही हुआ होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम को आसान बनाना। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देखे होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आग्रहण। जबकि ज्ञान का मैं बताया था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये ज्ञान पक्ष थे, तो आग्रहण आ गया है। आपका पेपर सही हुआ होगा। हूबहू मैं यही प्रश्न कराया था, सटीक मेरा प्रश्न मिला है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला अफजाई करें। देखिए एकदम वही प्रश्न बना है। अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। मैं बताऊंगा, आपसे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी कल प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट की बात मैं किया था। आप देख लीजिए, कल ही मैं बनाया था, मात्र 40 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। यह जो है वह प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रश्न मेरे जो बनाया था टोटल फंसे हैं, आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के पर्यटन के लिए सबसे उचित स्थल है। आप आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि नागरिक शास्त्र का मैं विषय वस्तु बताया था आपको वीडियो में, जो मैं प्रेजेंट ब्लैक बोर्ड पे किया, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था। आप रिवीजन करके देख सकते हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो यकीन करने के लिए देख सकते हैं। चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, उच्च न्यायालय, विधानसभा, ग्राम पंचायत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5वां है, सूक्ष्म, थोड़ा सा इसको छोटा करें तो क्लियर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप वाइस से क्लियर कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। तो यहाँ आप अगर आप देखे होंगे तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन सी दिया हुआ था, पूर्व ज्ञान से संबंधित। और पूर्व ज्ञान से संबंधित जो होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। मैं बताया था, आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न यहाँ पे जो आए हैं, कहीं ना कहीं से 4 तो उसी तरह से मिले हुए हैं। एक 5वां प्रश्न है, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के आधार पे, और जैसा कि नागरिक शास्त्र की बात के आधार पे आप न्यायालय, विधानसभा, ग्राम पंचायत ये सब पढ़ते हैं, आप छोटी छोटी बातों को जानते हैं, तो इसे कर लिए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। कौन सा परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ। आप जानते ही हैं कि अगर निबंधात्मक प्रश्न देंगे तो उसे लिखने में कितना बच्चा लिखेगा, और एक तरह से पूरे पाठ्यक्रम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लेंगे आसानी से आप।
तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का परीक्षण करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न उपयोगी होता है, तो बी ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न पूछा गया था मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्सबर्न 1935 में। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के परियोजना कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड से दे देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय बजट प्रबंधन की जानकारी। यह अर्थशास्त्र के बच्चे और कॉमर्स के बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन नागरिक शास्त्र के बच्चे के लिए नहीं, तो आप आसानी से कर लिए होंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न संख्या है, एकदम मैं जो कराया था वही पूछा है, बार बार मैं कहा यहाँ पे परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन थे, मैं बार बार आपसे कहा हूँ, आप उठाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। किलपैट्रिक ऑप्शन डी होगा, मैं बार बार कहा कि रिपीटेड प्रश्न है और ये वही प्रश्न मिला है। प्रश्न संख्या 11 10वां पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग इतिहास और नागरिक शास्त्र में विज्ञान गणित की तुलना में ज़्यादा किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्रोत विधि। आप जानते ही हैं कि सोर्सेज की ये मैं सोर्स से कि कहाँ से ये चीज़ मिला है, उस स्रोतों के आधार का प्रयोग स्रोतों का प्रयोग इतिहास और नागरिक शास्त्र में गणित और विज्ञान की तुलना में ज़्यादा किया जाता है, तो आप इसे देख लें। अगले प्रश्न को देखें, ये सही आंसर होगा आपका। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था नागरिक शास्त्र एक पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि यह, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रयोग सिद्ध नहीं है, क्योंकि नागरिक शास्त्र का केंद्रीय विषय जो है व्यक्ति है और व्यक्ति के जो स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए वो प्रयोग सिद्ध नहीं है। एक समय में एक ही प्रणाली का प्रभाव कुछ और दूसरे में कुछ और पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र का प्रयोग शिक्षित देशों के लिए अच्छा है, लेकिन वही अशिक्षित देशों के लिए वह दोपहर को रात में बदल सकता है। तो यहाँ पे वही सही है कि नागरिक शास्त्र एक पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि यह प्रयोग सिद्ध नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम सैद्धांतिक न होकर अधिक व्यवहारिक होता है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था विचार गोष्ठी प्रविधि ज़्यादा प्रभावी होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उच्च कक्षाओं में उच्च शिक्षा में। प्रश्न संख्या 14 है नागरिक शास्त्र की शिक्षा प्रणाली का आधार है, ये भी प्रश्न आप आसानी से कर लिए होंगे, क्षेत्रीय आवश्यकताएं और राष्ट्रीय आवश्यकताएं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या एक नागरिक शास्त्र के मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है एक शिक्षक छात्रों के गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, वह निम्न में से किसका प्रयोग कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन कौशल। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम प्रत्यय प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है श्रव्य दृश्य सामग्रियों की प्रभाविता को अनुभव शंकु के रूप में प्रस्तुत किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एडगर डेल का अनुभव कोण का सिद्धांत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है रॉबर्ट मेंगर की विधि का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न मैं पिछली साल भी कराया था, आप देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न मैं कराया था। रॉबर्ट मेंगर की विधि का उपयोग किया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि भावनात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिखने में किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभव से जोड़ता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है, तो इस प्रश्न का जो सिद्धांत नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए व्यवहारिक कार्य सिद्धांत। प्रश्न संख्या 22 है नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है,
तो ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है शिक्षण कौशलों का विकास। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, एक शिक्षक नागरिक शास्त्र में राष्ट्रीयता के विषय में पढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य, राणा प्रताप और शिवाजी का उदाहरण देता है, तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषयों की सहसंबंधता का सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24, किस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक मूल्यांकन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आपसे कि नागरिक शास्त्र का शिक्षण किस स्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर से, क्योंकि प्राथमिक स्तर में शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो इस अवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों की नागरिक शास्त्र की शिक्षा हो। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि एक शिक्षक पूर्व माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रध्वज के विषय में पढ़ा रहा है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। एक तो भारत का मानचित्र और राष्ट्रध्वज का चित्र चाहिए। तो अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27, यदि आप भारत के पड़ोसी देशों के विषय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इस प्रश्न का यदि सही उत्तर का हम बात करें कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, स्रोत विधि। और यदि यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण के लिए अगर बात करें, थोड़ा सा डाउट बना हुआ था, कमेंट आ रहा था, तो क्षेत्र भ्रमण जो पड़ोसी देशों का माध्यमिक स्तर पर पर्यटन कराना संभव नहीं है, उसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्रोत विधि के माध्यम से ही हम माध्यमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे बी होगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है, नागरिक शास्त्र में संसदीय कार्यप्रणाली के शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अभियानात्मक। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, कक्षा में कम रुचि लेने वाले और व्यवधान उत्पन्न करने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रविधि अपनाना उपयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, भारत में लोकतंत्र के गुण दोषों पर छात्रों की राय जानने के लिए कौन से प्रश्न उपयुक्त हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निबंधात्मक। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निबंधात्मक। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, एक शिक्षक नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये भी प्रश्न में कराया था, लोकतंत्री व्यवस्था का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, एक शिक्षक नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विश्व के विभिन्न संगठनों तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व के सम्मिलित योगदान को बताता है, वह छात्रों में विकसित करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा मैं कराया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्व बंधुत्व। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है, आपसे पूछा गया था, भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी के पास ही। ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, नागरिक शास्त्र का शिक्षण किस विधि से ज़्यादा सजीव होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, क्षेत्र भ्रमण से। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना निर्माण के उपागमों से संबंधित है? तो यह भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं। पाठ्य योजना उपागम पंचपदी प्रणाली, सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, गुण या विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करना कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, ये सब प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था
किस कौशल में शरीर संचालन, भाव, मुद्रा, स्वर, आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण महत्वपूर्ण होता है? तो ये प्रश्न मैं आपको बताया था, उसी आधार पे इसमें से आप कर लेते। इस प्रश्न का जैसे कि बात हो रही भाव मुद्रा चेंज की बात हो रही है, तो यहाँ परिवर्तन की बात हो रही है, तो आप सीधे गेस कर सकते थे प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न पूछा गया था 39, चीन की सीमाएं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी हैं, अतः चीन के साम्राज्यवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, यह कथन दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागरिक शास्त्र और भूगोल में संबंध के बारे में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, ये भी बहुत आसान प्रश्न था। शब्दों का उचित आकार निम्न में से किस कौशल का घटक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रश्न मेरे मात्र कम से कम वीडियो में मिला हुआ है। आप लोगों को अच्छा अंक मिलेगा, आप अच्छे अंकों से पास होंगे, आपका पेपर अच्छा हुआ है। तो मित्रों आप लोग अपने जिन बीएड थर्ड सेमेस्टर के जिन छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं की अभी पेपर डी ई ग्रुप बाकी है, उस ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट आप लोग अच्छे तरीके से अब तैयार करें, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, और उसके बाद मैं फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित आपको पेपर वाइज आराम से पहले चारों पांचों पेपर को क्लियर करूंगा। उसके बाद से आपसे पाठ्यपुस्तक से संबंधित और आसान भाषा में सरल शब्दों में आपको फोर्थ सेमेस्टर की सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।